मित्रों, अब हम भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की नई अंतरिक्ष नीति का विश्लेषण करेंगे, जिससे भारत दुनिया की बड़ी स्पेस इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा सकता है। इसरो रॉकेट और सामान्य सैटेलाइट्स के निर्माण का काम धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को सौंपने की तैयारी कर रहा है। आज आपको जानना चाहिए, अगर भारत में रॉकेट और सैटेलाइट्स का निर्माण प्राइवेट सेक्टर करेगा तो इसरो के वैज्ञानिक किस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इससे भारत की स्पेस पावर पर क्या फर्क पड़ेगा। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि नासा ने जब यह मॉडल अपनाया तो उसे इसका क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। लेकिन सबसे पहले आपको इसरो की नई नीति के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, इसरो की नई योजना की जानकारी इन स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका ने दी। इन स्पेस भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाली एक नोडल एजेंसी है, जिसकी स्थापना जून 2020 में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सुधारों की तहत की गई थी। कोई भी प्राइवेट भारतीय कंपनी अगर अपना रॉकेट बनाना चाहती है, सैटेलाइट लॉन्च करना चाहती है या अंतरिक्ष से जुड़ा कोई भी मिशन करना चाहती है तो उसे इन स्पेस से ही मंजूरी लेनी होती है। इन स्पेस के चेयरमैन ने भारत की अंतरिक्ष योजना की जानकारी देते हुए बताया, इसरो भविष्य में रॉकेट और सामान्य सैटेलाइट बनाने का काम निजी कंपनियों को सौंप देगा। SSLV रॉकेट की तकनीक और उत्पादन अधिकार HAL को दिए जा चुके हैं। SSLV का पूरा नाम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यह छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला इसरो का बनाया हुआ छोटा रॉकेट है। भविष्य में इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV और सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 को भी प्राइवेट सेक्टर्स को सौंपने की तैयारी है। इसरो अब तक करीब 120 तकनीकें निजी क्षेत्रों को ट्रांसफर कर चुका है। सरकार अगले 4-5 महीने में नए लॉन्च सेक्टर के निजी ऑपरेटर्स का चयन करने की योजना भी बना रही है। भारत सरकार ने स्पेस को प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया है, जहां पे बहुत सारी जो कुछ इसरो कर रहा था 2020 से पहले, अब भारतीय प्राइवेट कंपनी करने लगी हैं। हमने देखा है 450 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी रजिस्टर हो गई हैं और 300 से ज़्यादा अदर जो उसमें काम कर रही हैं वो भी स्पेस में काम करने लगी हैं। तो उनके लिए क्या हो रहा है कि उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। प्रेजेंट जो कैपेबिलिटी है उनको स्केल अप करने के लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर करे। आज आपको इसरो की इस पहल की मुख्य वजह भी जाननी चाहिए। इसका उद्देश्य भारत की स्पेस इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाना है। आज दुनिया की स्पेस इकोनॉमी 400 अरब डॉलर से ज्यादा की है, जबकि भारत की स्पेस इकोनॉमी 8 अरब डॉलर है। यानी विश्व की स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2 से 3% के आसपास है। लेकिन इस हिस्सेदारी को 2033 तक बढ़ाकर 44 अरब डॉलर करने की योजना है, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद जरूरी है। भारत पहले से ही सस्ता और भरोसेमंद लॉन्च पैड माना जाता है, लेकिन सरकारी एजेंसी अकेले साल में 50-60 रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकती। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के आने से लॉन्चिंग की फ्रीक्वेंसी हर हफ्ते या हर महीने संभव हो सकती है, जिससे दुनिया भर के सैटेलाइट भारत से लॉन्च होंगे। इससे भारत की निजी कंपनियां भी अपने सैटेलाइट बनाकर डेटा और स्पेस सर्विसेज से कमाई कर सकेंगी। यानी आप कह सकते हैं, इसरो की तैयारी अब भारत में अमेरिका की स्पेस एक्स जैसी कंपनियां और एलन मस्क जैसे स्पेस दिग्गज तैयार करने की है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर ये सारा काम प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जा रहा है तो इसरो खुद क्या करेगा? तो इसरो का मुख्य फोकस अब रिसर्च, नई तकनीक और बड़े वैज्ञानिक मिशंस पर होगा। इसरो की योजना 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की है। इसके अलावा गगनयान से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने और सुरक्षित वापस लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसरो चांद पर अपना स्टेशन बनाने की तैयारी भी कर रहा है। वर्ष 2040 तक इंसानों को चांद पर भेजने और चांद की मिट्टी धरती पर लाने की योजना भी बनाई जा रही है। इसरो की भविष्य की योजना में शुक्र मिशन भी शामिल है। इसरो अब सूर्य जैसे ऐसे ताकतवर और नए जमाने के रॉकेट बनाएगा जो अंतरिक्ष में जाकर वापस धरती पर लौट सकेंगे, यानी रीयूजेबल होंगे। इसके साथ ही हवा से ऑक्सीजन खींचकर उड़ने वाले खास स्क्रैम जेट इंजनों पर भी काम करेगा। इसरो परमाणु ऊर्जा से अंतरिक्ष यान चलाने पर शोध करेगा। इसके अलावा अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा पैदा करके धरती तक लाने जैसे भविष्य की तकनीकों पर भी काम करेगा। इससे पहले इसरो की 70% क्षमता रॉकेट और सैटेलाइट्स तैयार करने और लॉन्चिंग में लग जाती थी, लेकिन अब इसरो मुख्य ध्यान बड़े प्रोजेक्ट्स और रिसर्च पर लगाएगा। डियर मित्रों, आज आपको जानना चाहिए, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने जब सैटेलाइट और रॉकेट्स का काम निजी क्षेत्र को सौंपा तो उसे क्या फायदा हुआ। इसकी शुरुआत 2000 के दशक में हुई, जब नासा के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजना बहुत महंगा पड़ रहा था।
इसलिए नासा ने अपनी रणनीति बदली। 2006 में नासा ने कोट्स कार्यक्रम शुरू किया। इसके बाद उसने निजी कंपनियों को रॉकेट और अंतरिक्ष यान बनाने का मौका दिया। नासा ने तय किया हर रॉकेट खुद बनाने के बजाय वो निजी कंपनियों को अंतरिक्ष में सामान और यात्रियों को पहुंचाने की सेवा खरीदेगा। इसका मतलब था निजी कंपनी रॉकेट बनाएगी और लॉन्च करेगी और नासा उस लॉन्च की सेवा के लिए कंपनी को भुगतान करेगा। नासा के स्पेस शटल के समय अंतरिक्ष में 1 किलो सामान भेजने में लगभग $54,000 का खर्च आता था, जबकि स्पेस एक्ट के फॉल्कॉन 9 रॉकेट से 1 किलो सामान भेजने की लागत लगभग $2700 हो गई। सोचिए कितना अंतर आया। यानी नासा के लिए फॉल्कॉन 9 में उसी वजन को भेजने का खर्च लगभग 95% कम था। निजी कंपनियों के दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स की वजह से अंतरिक्ष में सामान भेजने की लागत काफी कम हुई और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स रीयूजेबल रॉकेट्स तकनीक की चैंपियन बन गई। निजी कंपनियों के तेजी से विकास के बाद अमेरिका दुनिया के व्यावसायिक स्पेस सेक्टर का सबसे मजबूत केंद्र बन गया। 2024 में दुनिया में लॉन्च हुए कॉमर्शियल सैटेलाइट्स में अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 83% थी। इस बदलाव से निजी कंपनियों को नई तकनीक विकसित करने का मौका मिला और नासा को अपना पैसा और वैज्ञानिक क्षमता दूसरे बड़े अंतरिक्ष मिशनों पर लगाने की आजादी मिली। इससे नासा अपने संसाधन जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन, आर्टेमिस और चंद्रमा मंगल अभियानों जैसे बड़े वैज्ञानिक कार्यों पर लगा सका और अब इसरो भी इसी राह पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है।